नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आज बात करेंगे आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपी खबर की। ऑर्गेनाइजर में एक खबर छपी जिससे कि बीजेपी में खलबली मच गई। ऑर्गेनाइजर में खबर छपी कि अब बीजेपी को उन्होंने नसीहत दी। अपने संपादकीय में लिखा कि बीजेपी को अब मोदी के करिश्मे और हिंदुत्व के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ये उन्होंने कहा कर्नाटक चुनाव के हारने के बाद। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जिस तरीके से बीजेपी सरकार पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप थे, उसके बावजूद बीजेपी उसको संभाल नहीं पाई। मोदी जी की कई सभाएं हुई, रोड शो हुए, उसके बावजूद भी कर्नाटक में बीजेपी बुरी तरीके से हार गई। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी को दूसरे मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल हिंदुत्व का मुद्दा और मोदी के भरोसे ये 2000 की जो 24 की लोकसभा की जंग है वो नहीं जीती जा सकती है। मुखपत्र में ये छपने के बाद बीजेपी में खलबली मच गई। क्या आरएसएस को अब मोदी पर भरोसा नहीं रहा? जबकि अभी तक जितने भी चुनाव हुए 2014 के बाद, उसमें मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया और मोदी का करिश्मा ऐसा रहा कि मोदी ने लोकसभा चुनावों में भी अच्छी सफलता हासिल करी। इसके अलावा जितने प्रदेशों में चुनाव हुए, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, दूसरे प्रदेशों में चुनाव हो, मोदी के भरोसे ही वो भी चुनाव लड़े गए और उन चुनावों में बीजेपी ने अच्छी सफलता हासिल की। लेकिन कुछ समय से ऐसा हुआ कि बीजेपी मोदी के प्रचार के बाद, मोदी के तमाम प्रयास के बाद भी बीजेपी हार रही है। दिल्ली का एमसीडी चुनाव पहले हारा, विधानसभा चुनाव पहले हारे, इसके बाद उसका दिल्ली का एमसीडी चुनाव हुआ, वो हार गए। हिमाचल प्रदेश में हार गए और हिमाचल के बाद कर्नाटक में पूरा जोर लगाया, वहाँ भी वो हार गए। क्योंकि ये जो सारा राजनीति थी वो मोदी के भरोसे ही थी। वहाँ के जो स्थानीय नेता थे, स्थानीय नेतृत्व था, उसको भरोसे में नहीं लिया गया और सबको यही भरोसा था कि मोदी अगर जाएंगे तो ये चुनाव हम आसानी से जीत जाएंगे। आरएसएस के हैं हसबोले जी, वो भी कर्नाटक के होते हुए भी कर्नाटक चुनाव में वो लखनऊ में बैठे हुए थे और मोदी जी कर्नाटक में प्रचार कर रहे थे। ये बीजेपी का अति आत्मविश्वास था, जिसमें उसने कहा कि आप आरएसएस से, जैसे उन्होंने कहा कि आप लोग निश्चिंत रहिए, हम इसको देख लेंगे और हमारे भरोसे ये कर्नाटक की नैया पार हो जाएगी। लेकिन अब 2024 का चुनाव है और आरएसएस को चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी की मात्र संस्था है। आरएसएस पूरे देश में देखा जाए तो 68,000 से ज़्यादा आरएसएस की शाखाएं चलती हैं। 40 से ज़्यादा उनके आनुषंगिक संगठन पूरे देश में काम कर रहे हैं और कहा जाए कि बीजेपी की जीत में मुख्य भूमिका अगर कोई निभाता है तो वो आरएसएस ही है, क्योंकि आरएसएस का जो कैडर है वो जगह जगह जाकर के, गांव-गांव में जाकर के, शहर में जाकर के, गली में जाकर के, नुक्कड़ सभा के माध्यम से या कहें कि घर घर जाकर के भी वोटों को प्रभावित करने का काम करते हैं। इस संदेश से जो मुखपत्र में छपा कि अब मोदी और हिंदुत्व के भरोसे नहीं रहा जा सकता है, क्या आरएसएस को चिंता भी ये लग गई? उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि अब आने वाला अगला लोकसभा चुनाव बहुत कठिन होने जा रहा है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हों या फिर उनकी एक रणनीति का ये हिस्सा हो जिसमें उन्होंने बीजेपी को एक चेतावनी दी है। इससे पहले भी वो चेतावनी देते रहे हैं कि आप इस तरीके से आत्ममुग्ध होकर के नहीं बैठ सकते। अगर आत्ममुग्ध होकर के बैठ गए तो आपकी हालत वही होगी जो कर्नाटक चुनाव में हुई या जो हिमाचल के चुनाव में हुई। दक्षिण में आरएसएस का जो लक्ष्य था कि कर्नाटक को जीत करके, जो जिसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है, वहाँ से और जो प्रदेश है वहाँ पर अपने पैर बढ़ाएंगे, अपने पैर पसारने का काम करेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका। बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने आरएसएस की इस चेतावनी के बाद भी उन्होंने राहुल गांधी की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। इनकी यही परेशानी है, आरएसएस या बीजेपी के लोगों की यही परेशानी है कि जो हिंदुत्व आया वो आरएसएस की विचारधारा से निकला। अब आरएसएस ही उस विचारधारा से पीछे हटने को तैयार है और उसको लगता है कि अब केवल हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा, मंदिर मस्जिद के मुद्दों से काम नहीं चलेगा, अब आपको विकास पर
फोकस करना ही पड़ेगा। बिहार के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने राहुल गांधी की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। गाहे बगाए जो भी हो, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो आखिरी में उसी हिंदुत्व के मुद्दे पर आ जाते हैं, वही हिंदू मुस्लिम की उनकी जो उनका नैरेटिव है उसी नैरेटिव पर वो आ जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं, उसके अलावा कोई वो बात नहीं करते हैं। एक समय था तो कांग्रेस का भी यही हाल था, जब कांग्रेस सिर्फ इंदिरा गांधी का चेहरा देखती तो इंदिरा गांधी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती थी। उसको लगता था कि इंदिरा गांधी है तो फिर उनकी चुनाव में जीतने की गारंटी है। वही हाल अब भाजपा का हो गया। भाजपा को लगता है कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मोदी है तो वो जीत ही जाएंगे और मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। इसलिए बीजेपी के लोग, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक क्षेत्रों में न जाकर के, विकास कार्यों पर ध्यान न दे करके केवल उसी नैरेटिव को सेट करने में लगे हैं जो कभी आरएसएस ने दिया था, हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम करना और वो ध्रुवीकरण की राजनीति, उससे वो निकल ही नहीं पाते। उनको चेतावनी मिले या फिर कोई भी नसीहत भी दी जाती है अगर हाईकमान से, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो उनकी आदत में शुमार हो गया है। कई मुद्दे रहे जिसमें उन्होंने किसी भी चुनाव में केवल ध्रुवीकरण की राजनीति की। अभी कर्नाटक का चुनाव की बात अगर कर लें, इसमें जब प्रधानमंत्री जी गए और वहाँ पर बजरंग दल को कांग्रेस ने कहा, बजरंग दल जैसे जो संगठन है उनको हम प्रतिबंधित कर देंगे। जब उन्होंने ये बात कही तो इस मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया और प्रधानमंत्री जी जब गए तो उन्होंने अपनी सभा में कहा कि ये तो बजरंग बली का अपमान है, क्योंकि बजरंग दल बजरंग बली के आदर्शों पर चलती है। और इसको खूब प्रचारित प्रसारित किया गया, हनुमान चालीसा भी पूरे देश में पढ़ी गई, लेकिन फिर भी जनता ने उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। जनता ने कहा कि जो हमारा विकास करेगा हम उसी को वोट देंगे, और आखिर में चुनाव बहुत बुरी तरीके से हार गए। जो आधी सीटों पर लगभग बीजेपी रह गई जो उन्होंने पहले जीती थी। बीजेपी के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर मोदी जी वहाँ नहीं गए होते तो जो 63-64 सीट मिली हैं वो भी नहीं मिलती, लगभग 40 पर ही आ जाते, तो ये दुर्दशा होने वाली थी। तो जो एक व्यक्ति पर निर्भरता है किसी भी पार्टी की, वो उस पार्टी को कुछ समय तक तो जीत के रथ पर वो सवार हो सकती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक यह नहीं चल सकता है, क्योंकि जो सूर्य उदय हुआ है उसे अस्त भी होना पड़ेगा। ये समय चक्र है, ये चलता रहेगा। अभी मोदी का प्रभाव चल रहा है और मोदी कई चुनाव जीते भी उनके दम पर जीते गए, उनके नाम पर जीते गए। कई सांसद विधायक उनके नाम पर ही बन गए। जिनको क्षेत्र में कोई नहीं जानता है या जानता था वो लोग विधायक और सांसद बन गए। लेकिन बीते कुछ चुनाव इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मोदी का प्रभाव इन चुनावों में कम हुआ है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये प्रभाव खत्म हो गया है, ये तो आने वाला समय बताएगा कि उनका प्रभाव कितना है। लेकिन हाँ, जरूर अंतर पड़ा है और इससे जो कांग्रेस है उसका एक रिवाइवल हुआ, उसमें एक जोश पैदा हुआ, उसके कार्यकर्ताओं में लगा कि वो 2024 का चुनाव जो लोकसभा का आने वाला है उसको भी जीत सकते हैं। कुछ भी अजय नहीं रहा। जो बीजेपी अजय लग रही थी वो आज कैसे इस स्थिति में आ गई, इस पर शायद आरएसएस ने आकलन किया। और आरएसएस की चिंता भी इसलिए है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से कर्नाटक में कहा कि वो बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन कर देंगे। कांग्रेस ने पहले भी आरएसएस पर कई प्रतिबंध लगाए थे। पहले का अगर पहले की इतिहास देखा जाए तो लगता है उसको कि उसके ऊपर कहीं होने लगे तो उनकी बेचैनी समझी जा सकती है कि आरएसएस की ये बेचैनी है। और इसी के तौर पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब मोदी के चेहरे और हिंदुत्व पर ये चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। अब उनको भरोसा मोदी के करिश्मा पर नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी के समय पर बीजेपी की लोकप्रियता चरम पर पहुंची, लेकिन यह भी नहीं भूलना होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो वो पार्टी थी जिसकी सिर्फ 2 सीट थी लोकसभा में, और उनके करिश्माई व्यक्तित्व ने उसको सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने का काम किया। तो इसमें नरेंद्र मोदी अभी जो चल रहा है दौर, उसमें सिर्फ बीजेपी के जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी का ही नाम लेते हैं कि पार्टी अगर यहाँ तक पहुँची, इस शिखर तक पहुँची है तो उसका श्रेय केवल और केवल नरेंद्र मोदी को जाता है। लेकिन उनको ये याद रखना होगा कि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, चाहे वो कम समय के लिए रहे, 13 महीने रहे हों, 13 दिन रहे हों या फिर
अपना कार्यकाल एक पूरा किया हो, तो उनका भी इसमें योगदान रहा। लेकिन तब पार्टी में कई नेता थे। अगर आज की बात की जाए तो बीजेपी में आप 4 नेता ऐसे टॉप लीडरशिप को नहीं बता सकते हैं जिसमें 4 नेताओं का नाम लिया जा सके कि ये 4 नेता हैं। 2 नाम ज़्यादा से ज़्यादा आ जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी का और दूसरा अमित शाह जो गृह मंत्री हैं। दोनों लोग गुजरात से आते हैं। तीसरा नाम कोई ऐसा नहीं है जिसे लिया जाए कि टॉप लीडरशिप में ये बीजेपी के हैं। और यही इसे बीजेपी गलती कर रही है कि बीजेपी जो राज्य सरकार हैं वहाँ पर उनका कोई नेतृत्व नहीं है, उन्होंने कोई नेतृत्व विकसित नहीं किया। बिहार में अगर बात करें तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सके और जिसको मुख्यमंत्री पद की दावेदारी दी जा सके। गुजरात में भी यही हाल है। गुजरात में ले देकर के नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह 2 ही चेहरे हैं। दूसरे राज्यों की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में पहले डॉक्टर रमन सिंह हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा नेतृत्व विकसित नहीं हुआ जिसके दम पर बीजेपी चुनाव जीत सके। यही हाल दूसरे राज्यों का रहा, क्योंकि जहां पर राज्य के नेतृत्व को अगर विकसित नहीं किया गया, राज्य के नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, वहां पर कोई भी पार्टी बनी रही उसकी इसी तरीके से दुर्दशा होती रहेगी। भाजपा अभी नारा देती रही कि 80 करोड़ लोगों को वो राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन देना, अब उसके लिए दोहरी बात हो गई है कि 80 करोड़ लोगों को राशन देना, इसको वो अपनी उपलब्धि बताएं या फिर ये बताएं कि भारत में इतनी ज़्यादा गरीबी है, इतनी ज़्यादा लाचारी है कि 80 करोड़ लोग सरकार के अनाज पर निर्भर हो गए हैं। सरकार को विकास के तौर पर भी कई काम करने हैं, जिसमें उन्होंने कई वादे किए थे, उन वादों को भी पूरा करना है, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति कुछ समय के लिए चल सकती है, लेकिन आखिर में लोगों को चाहिए, जो युवा हैं उनको रोजगार तो चाहिए ही चाहिए। उन्हें रोजगार मिलेगा तभी बात बनेगी और देश तरक्की भी तभी करेगा कि जब ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी होंगी, जब क्रय शक्ति लोगों की बढ़ेगी और क्रय शक्ति बढ़ने से अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी। गिरिराज सिंह के मंत्री हैं, उन्होंने अभी एक बयान दे दिया था कि नाथूराम गॉडसे भारत के सपूत हैं। वही नाथूराम गॉडसे जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, उनको भारत का सपूत बता दिया। तो ऐसे बयान लगातार बीजेपी के नेता देते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी भी उसमें शामिल हैं, मोदी जी। उन्होंने कहा हम कपड़ों से पहचान लेते हैं कि कौन सी जाति का है। जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए तो शमशान कब्रिस्तान का मुद्दा लेकर के आए, प्रधानमंत्री जी ने उसकी बात करी। योगी जी भी उसी राह पर चली, अली बजरंगबली की बात करी, 80-20 का नारा दिया। तो ये सारे जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाले बयान हैं, अब बीजेपी या उनके नेता आरएसएस की इस नसीहत को मानते हैं या नहीं मानते हैं। मुझे लगता नहीं मानेंगे, क्योंकि आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में ये नसीहत छपने के बाद भी बीजेपी के नेताओं की लगातार विवादित बयान आ रहे हैं और उन विवादित बयानों पर उन्होंने कोई किसी भी तरीके से पार्टी हाईकमान से भी कोई उनको नसीहत नहीं दी गई। तो क्या ये इसी मुद्दे पर चलेंगे या फिर बीजेपी इसमें सुधार करेगी, जो उनके आरएसएस के मुखपत्र में जो बातें कही गई हैं। कांग्रेस ने क्षेत्रीय नेतृत्व को बढ़ावा दिया, वहीं बीजेपी ने क्षेत्रीय नेतृत्व को बढ़ावा नहीं दिया। कर्नाटक में यही था। कर्नाटक में सामंजस्य सिद्धारमैया में और डी शिवकुमार में नहीं था। उनकी अदावट पहले से चली थी और ये सब जानते थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने क्या किया कि उन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाल करके और कर्नाटक का चुनाव जीत लिया। राजस्थान में भी अभी कांग्रेस का चल रहा है और वो कांग्रेस का जो झगड़ा वो अभी रोड पे चल रहा है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी उनका भी दोनों का आपस में समझौता करा करके संतुलन साधने का काम करेगी, वहाँ भी जीतने का काम करेगी। मध्य प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं, वहाँ पर भी कांग्रेस आगे दिख रही है, क्योंकि आरएसएस के सर्वे ने उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा की सीटों में कह दिया कि 40 सीटें बीजेपी जीत सकती है। इसी तरीके से विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में आरएसएस का जो आंतरिक सर्वे हुआ उसमें कहा गया कि अभी वहाँ पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये सारी चिंताएं आरएसएस की हैं बीजेपी को लेकर के कि बीजेपी का जो मुद्दा है वो अब काम नहीं कर रहा है लोगों के बीच में। वहीं जहां
कांग्रेस ने क्षेत्रीय नेतृत्व को विकसित किया, वहीं बीजेपी से एक बड़ी गलती ये हो रही है कि वो क्षेत्रीय नेतृत्व को महत्व नहीं दे रहा, उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। जो भी चुनाव लड़ रहा है, जो भी जीत रहा है, वो सब मोदी के नाम पे हो रहा है। कोई भी मंत्री हो, रेल मंत्री हो तो रेल मंत्री से ज़्यादा प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाते हैं, और जहाँ भी राज्यों का जो नेतृत्व है वो भी सब जो भी श्रेय दे रहे हैं मोदी जी को दे रहे हैं। इसीलिए राज्य सरकारों को, राज्यों में भी बीजेपी को अपने नेतृत्व को दृढ़ करना होगा, मजबूत करना होगा। आरएसएस की नसीहत वाकई गंभीर है या फिर ये उसकी रणनीति का हिस्सा है? उन्होंने भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया। आरएसएस ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप थे भ्रष्टाचार के, इसके बावजूद भी बीजेपी कुछ नहीं कर पाई, उस भ्रष्टाचार मुद्दे से नहीं निपट पाई, और बीजेपी ने वहाँ ध्रुवीकरण का काम किया, और बीजेपी आखिरी में बुरी तरीके से फिर भी हार गई। और बीजेपी पर जो आरोप लगे कर्नाटक में उस सरकार में, बम्बई सरकार में, उसके 14 मंत्री हार गए, उसके विधानसभा अध्यक्ष हार गए, और इससे विपक्ष को मौका मिल गया, और वहां पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। अब देखने वाली बात यह होगी कि पत्रिका के संपादक प्रफुल्ल केतकर ने यह संपादकीय लिखा, उसको बीजेपी उसको नसीहत के तौर पर लेती है या नहीं लेती है। और आरएसएस के मुखपत्र में ये लिख देना कि उन्हें मोदी के करिश्मा पर अब भरोसा नहीं रहा, या उन्हें हिंदुत्व के मुद्दे पर भरोसा नहीं रहा, तो ये किस ओर इंगित करता है? क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा खत्म हो रहा है? क्या वाकई में अब हिंदुत्व का मुद्दा काम नहीं कर रहा है? और जो आरएसएस की चिंता है वो स्वाभाविक है। ये तो देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे को बीजेपी किस तरीके से लेती है, और आगे आने वाले चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन करती है, या फिर अपने वही मुद्दों पर वह कायम रहेगी जहां हिंदुत्व का मुद्दा है, जहां ध्रुवीकरण का मुद्दा है, उन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ने का काम करेगी। क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में देखा जाए कि बीजेपी ने जहां भी अपने पैर पसारे या जहां पर भी अपना विस्तार किया, वो हिंदुत्व के एजेंडे को, ध्रुवीकरण के एजेंडे को आगे ले जा करके उसने उसको पूरा किया है। अब ये वही काम करेगी या फिर आरएसएस की नसीहत को मानेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।